Subscribe to Pop Diaries and click on the bell icon for the latest update. पॉपुलर है हिंदी में और भारतीय लोगों के लिए फिल्म आ रही है। आई थिंक बहुत अच्छी बात है यार। कोई चीज़ जब अच्छी होती है तो जितने ज़्यादा लोग देखें और जितने ज़्यादा लोग उसका मज़ा उठाएं उतना अच्छा होता है। और पायर्स तो करीबन भी कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी फिल्म है जो आई थिंक हर इंग्लिश जो समझता है उन सभी ने देखी है, और जहाँ जहाँ ट्रांसलेट हुई है वहाँ सभी लोगों ने देखी है और सभी जगह लोगों को बेहद पसंद आई है। अच्छा है कि अभी इंडिया में भी ये सब हो रहा है। और मुझे अगर कहा गया आवाज़ के लिए तो अच्छा है, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग फेमिलियर हैं मेरे काम से, आई थिंक वो सब देखें पिक्चर। यस, बेहद एंटरटेनिंग है, मज़ेदार है, स्केल बहुत हाई है, एक्शन ज़बरदस्त है, कॉमेडी बहुत अच्छी है, स्पेशल इफ़ेक्ट्स अनबिलीवेबल हैं। जॉनी डेप जो एक ऐसा किरदार है उनको मतलब मैच कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, आपके लिए भी काफ़ी चैलेंज है। इसमें क्या है कि मुश्किल तो है, बिकॉज एक आध चीज़ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो कॉमेडी मुश्किल होती है, और एक शराबी जैसे होता है ना, जो अमित जी बहुत अच्छा करते हैं। तो इसमें दोनों इस कैरेक्टर में वही है, ये या तो बहुत ज़्यादा पिया हुआ है या थोड़ा कम पिया हुआ है या फिर हैंगओवर में है, और हमेशा एक लाइंस बोल रहा है, उसकी ह्यूमर चल रहा है साथ में। तो ये दोनों कॉम्बो जो है बड़ा लीथल और बड़ा मुश्किल है। और जो जॉनी डेप ने बहुत ही खूबसूरती से किया है, जिस तरह का कैरेक्टर लिखा गया है वो बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक मेरा डब करने का सवाल था, मैंने सिर्फ इतनी कोशिश की कि हम क्या होता है, हम जब देखते हैं ना डब चीज़ें देखते हैं तो हमको वो कैरेक्टर और वो आवाज़ हमेशा दो अलग लगती है। ऐसा लगता है ये दो अलग चीज़ें चल रही हैं। मैं चाहता था कि ये जुड़ जाए। मैं बस चाहता था कि भले से एक लैंग्वेज अलग है लेकिन ऐसा लगे कि ये वही कैरेक्टर बोल रहा है जो एक्टिंग कर रहा है, तो ये जॉनी डेप ही बोल रहा है, ऐसा लगे कि बस यही डब कर रहा है। तो कहीं पे मैंने उसकी आवाज़ को कॉपी नहीं किया, मैंने उसके कैरेक्टर को कॉपी किया। तो आवाज़ मेरी है लेकिन जो कैरेक्टर है वो वही जॉनी डेप का है, वही जैक स्पैरो का है, वही पिया हुआ है, वही लड़खड़ाता हुआ, वही है कैरेक्टर। एक और चीज़ मैंने की है कि इसके अंदर जो इंग्लिश ह्यूमर है जो अक्सर आप ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में तो उसका मज़ा चले जाता है। हमने इसको ट्रांसलेट किया लेकिन इसको उतना हिंदी बना दिया कि जो इंडियन ऑडियंस है वो उस तरह का ह्यूमर समझ पाएगी, वो ज़बान और वो लैंग्वेज समझ पाएगी, तो वो कर दिया। तो उससे अब सुनने में और मज़ा आता है। तो कहीं ना कहीं से एक शुरुआत हो चुकी है हॉलीवुड में कदम रखने की। नहीं यार, अभी आपने आवाज़ देकर कभी हम नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पहले भी कई हॉलीवुड की फिल्मों के ऑफर्स आ चुके हैं जो मुझे समाव वो क्या कहते हैं, बात जमी नहीं, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम था, कहीं पे वक्त का प्रॉब्लम था, कहीं पे ये सब था। ये मैंने सिर्फ इसलिए डब किया क्योंकि मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद है। ऐसा कुछ नहीं कि अब ये करूँगा मैं। अगर मुझे कोई कैरेक्टर पसंद आए, कोई किरदार अच्छा लगे या मेरा दिल करे तो करूँगा मैं। और जहाँ तक हॉलीवुड का है, मुझे कोई वो क्या कहते हैं लालच या शौक़ नहीं हॉलीवुड जाना। मैं बहुत खुश हूँ, हमारी इंडस्ट्री में बहुत काम है और फर्स्ट क्लास है यहाँ पे। इंडिया में हॉलीवुड फिल्मों की लोकप्रियता तो एक अलग ही है क्योंकि वहाँ की VFX हो गए या फिर कैरेक्टर्स हो गए काफ़ी उम्दा होते हैं। क्या हम हिंदी सिनेमा में इंडियन एक्टर्स को इस रूप में, इस पूरे कैजुअल ज़रूर 100%, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं शाहरुख खान को फर्स्ट क्लास इमेजिन कर सकता हूँ एज जैक स्पैरो ईजिली। पॉइंट क्या है ना कि जैसे मैंने कहा था कि एक राइटर उतना ही लिखता है जितना उसको, मतलब अलग से कि राइटर जब कहानी लिखता है तो वो एक बजट को हमेशा अपने ध्यान में रख के लिखता है। वो ऐसी कहानी नहीं लिख सकता जिसका बजट ही 500 करोड़ हो। आप समझ रहे हो, वो नहीं लिखेगा बिकॉज उसको पता है कि वो पॉसिबल नहीं है, वो होने वाला नहीं है। जिस दिन हमारी फिल्में उस बजट्स की फिल्में बनाने लगे, उस कॉस्ट की, जो शुरू हो चुका है, जो आज बाहुबली ने 250 करोड़ की पिक्चर बना दी है, एक महाभारत जो 1000 करोड़ में बन रही है, तो देयर इज़ फिल्में आ रही हैं वहाँ पे। और जब वो बजट्स आएंगे इस स्केल की पिक्चरें बनने लगेंगी और फिर इंडिया में वैसी फिल्में बनेंगी जो मतलब यू विल सरप्राइज के, पता नहीं डकैत वगैरह के ऊपर ऐसे पिक्चर बन जाए फुली स्पेशल इफेक्ट्स के साथ और एक अलग ही फैंटेसी कहानी। तो पॉसिबल है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बजट, क्वेश्चन ऑफ क्या हमारे पास इतना पैसा है उस फिल्म पे खर्चा करने के लिए। यानी
कि जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि बॉलीवुड में या फिर हिंदी सिनेमा में ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन बजट ही एक बैरियर है। बैरियर 100%। आप अगर मैं बाहुबली को कहूँ कि आप बाहुबली 50 करोड़ में बना दो, पॉसिबल है? जी नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली। तो अगर किसी को 50 करोड़ में बनाना है तो उसको वो सोचना पड़ेगा फिर करके पिक्चर पे फिर आप देखो बोले यार बकवास दिया पिक्चर, वो क्योंकि उस पर 250 करोड़ खर्चा किया गया, इसीलिए आपको मज़ा आता है देखने में, वो स्केल दिखाई देती है। एज अ फिल्म फ्रैटर्निटी आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से हिंदी सिनेमा ने या फिर फिल्म इंडियन सिनेमा ने जो इंटरनेशनल मार्केट में जो अपनी जगह बनाई है, जो जिस तरह से कर रही, चाहे बाहुबली हो या दबंग देख लीजिए चाइना में हो, इन पूरी चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। आई थिंक शुरुआत तो हम लोगों को कई आगे से जो हमारे एक्टर्स जो हॉलीवुड जा चुके हैं, आई थिंक एट द मोमेंट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ, आई थिंक होल कंट्री इज़ वेरी प्राउड ऑफ प्रियंका, जो इतना अच्छा काम कर रही है वहाँ पे। आई थिंक जैसे मैंने कहा, आई विश, अभी ये जो फिल्मों के नाम भी लिया आपने, इन दोनों फिल्मों के बजट से लिया है जी, दोनों के बजट आए। दैट्स हाउ सिंपल इट इज़, दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। होता नहीं, यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज, दैट्स हाउ इट इज़। जब तक आप उतना खर्चा नहीं करो, उतना इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। एंड आई थिंक कहीं पे वन शुड रियलाइज के एज प्रोड्यूसर्स, एज कॉर्पोरेट हाउसेस, यू मस्ट जो है खर्चा जो है वो फिल्म पे ज़्यादा करें और एक्टर्स पे कम। या अगर आप एक एक्टर को एक एक्स अमाउंट दे रहे हैं तो ये ना हो कि फिल्म की जो कॉस्ट है उस एक्टर के कॉस्ट से आधी है, ऐसा नहीं। या तो फिल्म की कॉस्ट भी उतनी होनी चाहिए। अगर आप एक एक्टर को 100 करोड़ दे रहे हैं तो फिर आपकी फिल्म की कॉस्ट भी 150 करोड़ होनी चाहिए, देन इट वर्क्स। अगर एक एक्टर को आप 100 करोड़ दे रहे हो और आप फिल्म 15 करोड़ में बनाना चाहते तो वो इक्वेशन गलत हो जाता है, वो फिल्म ख़राब हो जाएगी। सो दैट्स आई थिंक समवेयर वन हैज़ टू थिंक अबाउट। सिर्फ लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि बजट ही नहीं, कई ऐसी फिल्में हैं जो कम बजट में बनी है और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सराहना मिली है, जैसे कि मसान जैसी फिल्में भी आप ले लीजिए। लेकिन हम क्या होते हैं कि कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमें सराहना मिल जाती है, लेकिन अगर जैसे ऑस्कर जैसे प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हम पहुँचने में हमारी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। इसको आप किस तरह देखते हैं? आई थिंक ऑस्कर का एक बहुत ही लंबा रास्ता है। जहाँ तक कि छोटी फिल्म जो आपके सराहना की बात करते हैं, ऐसी कई फिल्में हैं जिनको इंटरनेशनल मार्केट पे लोगों ने पसंद किया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्में एक फेस्टिवल के हद तक रुक जाती है, ना वो पैसा कमा पाती है ना एंटरटेन कर पाती है। आप समझ रहे हो, उनकी एक अलग जगह हो जाती है। ज़्यादातर लोग वो फिल्में आई थिंक एक प्रोड्यूसर बनाना नहीं चाहते, वो ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं लोग जो पैसा कमाएं, जो ये स्केल की हो, जो दबंग हो, जो जो आमिर की फिल्में आ रही है, आई थिंक बाहुबली वगैरह वगैरह वगैरह। आई थिंक एवरीबॉडी वांट्स दैट। हाँ, दैट्स एग्जैक्टली। सब देखना तो वही चाहते हैं। दूसरा सवाल क्या पूछा था इसके साथ? मैंने ये पूछा था कि ऑस्कर जैसे हाँ, ऑस्कर के लिए हमको नहीं हम एज आई सेड वो सब पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। आएगा, ज़रूर आएगा, दैट्स नॉट, वो इशू नहीं है। पॉइंट इज हमको वो क्वालिटी सिनेमा बनानी पड़ेगी। हम जब तक उस लेवल की फिल्म नहीं बनाएं जो पूरी दुनिया पसंद करती है, हम उस प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकते जहाँ पे पूरी दुनिया की फिल्मों को जज किया जाता है। आप बनाओ उस लेवल की फिल्म, आप ज़रूर जाओगे, नहीं बनाओगे तो नहीं जाओगे। इट्स सिंपल एज दैट। वहाँ पे आते हैं लोग, ईरानियन फिल्म लोग पसंद करते हैं। एक खास भी ज़रूरी है कि हमारे जो फिल्म फेस्टिवल्स है उनकी भी मार्केटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कांस ले लीजिए या फिर दूसरी यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल ले लीजिए, उनके मुकाबले हमारी जो गोवा की फिल्म फेस्टिवल है उतनी पॉपुलर नहीं है। इसका भी स्तर थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है आपको। देखो बहुत सारी चीज़ें यार, एक तो ये सब चीज़ों का एक कॉस्ट होता है, ओके, वो कॉस्ट कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है कि प्राइवेट फंडर्स दे रहे हैं, वो एक अलग चक्कर है। दूसरा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप ऑस्कर्स की बात करते हैं, कांस की बात करते हैं, ये एक वर्ल्ड मार्केट है। अब गोवा फिल्म फेस्टिवल अगर पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा तो शायद उसका भी स्केल बढ़ जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा। आज वो कांस पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा, तो आज अगर मैं वो कांस के राइट्स लेके दिखा रहा हूँ इंडिया में, तो उनको स्पॉन्सर्स भी मिल जाएंगे कांस दिखाने के लिए, लेकिन गोवा फेस्टिवल शायद नहीं मिलेंगे। गोवा फेस्टिवल मैं स्पेन लेके जाऊँ तो वहाँ पर कोई देखने को तैयार नहीं है। तो आप समझ रहे हो, तो फ़र्क ये है। घूम फिर के इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द अमाउंट यू इन्वेस्ट। जिस तरह आज अगर हम 15 करोड़ पिक्चर पे खर्चा करते हैं तो आपको 10 करोड़ पब्लिसिटी पे खर्चा करना पड़ता है। तो दैट्स, बाहर जितना कॉस्ट फिल्म का होता है उतना ही कॉस्ट पब्लिसिटी का भी होता है। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ आउट देयर इन द मार्केट।
एक हॉलीवुड की इतनी अच्छी फ्रेंचाइज है और एक आपकी भी फ्रेंचाइज काफ़ी पॉपुलर है, उसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे. इट हैज़ क्रिएटेड ह्यूमंगस बज़. I know, it's a good thing, and I think रोहित की ख्वाहिश है और ही वांट्स टू मेक इट एवरी 2 years. तो ये पार्ट 4 है, मेरे ख्याल से पार्ट 5 भी आएगा, देखते हैं, क्योंकि आई थिंक पार्ट 4 लोगों को पसंद आएगा. दिवाली में रिलीज है. कॉमेडी के साथ साथ काफ़ी इमोशनल ड्रामा जो होता है उसका एलिमेंट ज़रूर होता है हल्का सा. हाँ, ये इसमें वैसे ही है, वो रहता ही है, वो लॉट्स ऑफ ह्यूमर एंड लिटिल बिट ऑफ टीयर्स. नाइस. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक्स भाई, थैंक यू.